जब भी आप स्क्रैप की बात करोगे लोग ये बोलेंगे इसमें बहुत पैसा है, बट आप उससे बोलोगे आप करोगे तो बोलेगा मैं करूँगा नहीं, काम गंदा है। लगभग हर महीने 100 टन्स ऑफ स्क्रैप इन दोनों ने मिलके कबाड़ी वाला एक कंपनी स्टार्ट की। पेन पॉइंट कहाँ था, मतलब व्हाई डिड यू फाइंड दिस? पहले और आज भी ऐसा है कि लोग ठेला लेके जाते हैं, उनको पता नहीं होता है कि उनको कितना स्क्रैप मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज के टाइम में सबको लगता है स्टार्टअप करना है, ग्लैमर है। ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे थे जो टेक्नोलॉजी को समझते ही नहीं। आज की डेट में अगर सबसे ज़्यादा जीएसटी चोरी किसी चीज़ में हो रही है वो स्क्रैप में हो रही है। कितनी बड़ी मार्केट है और कितने मतलब लोग होते होंगे स्क्रैप में? अकेले 2000-3000 करोड़ का बिजनेस ईयरली वाह, भोपाल अकेला ही जनरेट करता होगा। आपने सही बोला कि इसमें पैसा बहुत है लेकिन गंदगी है। मतलब कोई भी अपने बच्चे को ये नहीं बोलेगा कि कबाड़ी वाले का बिजनेस करना है क्या। वेस्ट पिकर्स अगर 2 दिन भी सड़कों से रैक पिकर्स और वेस्ट पिकर मटेरियल नहीं उठाए तो आप सिटी में रहने लायक ही नहीं रहेगी सिटी। क्या कोई अगर आपको बोलेगा कि ऐप से फूड ऑर्डर कर लो, ऐप से कैब बुक कर लो, यूपीआई पेमेंट कर लो, मूवी की टिकट बुक कर लो, तो आसान होगा। ऐप से कबाड़ी वाले को बुला लो। देयर इज़ अ स्टोरी इन दिस कंट्री जो कि टेक को यूज़ करके स्केलेबल एक प्रोडक्ट बनाया है जिसमें लगभग हर महीने 100 टन्स ऑफ स्क्रैप 8 शहरों से उठाते हैं गाइस। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो लोग बोलते थे, कई बार आपने सुना होगा माँ बाप को, क्या करेगा, क्या कबाड़ी वाला बनेगा क्या? हाँ, कबाड़ी वाला बनूंगा। सो दिस इज अ स्टोरी एंड द अदर गुड थिंग इज इस स्टोरी में ना 2 बहुत अच्छी चीज़ें। अभी तक हमने अपनी हर वीडियोस में, हर स्टोरीज में स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर की बात की, बट यहाँ पे ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है और ये यूएस में कल्चर बहुत अच्छा है, इंडिया में जबकि इतना नहीं है, कि स्टूडेंट स्टार्टअप्स में ना एक को फाउंडर, एक मेंटर, एक एडवाइजर उनका प्रोफेसर होता है। एंड दैट इज वाई दिस स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नाउ ऑन दिस शो टुडे वी हैव कविंदर सर, जो कि प्रोफेसर हैं, कॉलेज में पढ़ाते थे। वहाँ पे वो कुछ अपने स्टूडेंट से मिले, एक आइडिया आया जिसको उन्होंने एज अ कॉलेज प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और आज लगभग आफ्टर 12 years of hard work and passion, कविंदर सर एंड अनुराग, जो कि इनका एक स्टूडेंट था, जो एक स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर है, इन दोनों ने मिलके कबाड़ी वाला एक कंपनी स्टार्ट की जो लगभग 50,000 कस्टमर्स को आज रीच आउट करती है 8 शहरों में। दे हैव रेज्ड फंडिंग। सो वेरी वेरी पावरफुल, वेरी इम्पैक्टफुल, वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। लेट्स हियर फ्रॉम रघुवंशी सर। वेलकम रघुवंशी थैंक यू सर। सर। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। कैसा लग रहा है, कोई आपको ये बोलता है कि कबाड़ में भी आप स्टार्टअप बना सकते हैं? सो बेसिकली जब हम अर्ली स्टेज में थे, बहुत इनिशियल स्टेज की बात है, तो हमें पता नहीं था कि हम कहाँ जाएंगे और क्या होगा। बट जब हमने स्टार्ट किया तो हमें ये था कि हम जो हमारा पावर है, जो हम टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, हम उसको यूज़ करके लोगों के लिए कुछ ऐसा सिस्टम बनाए जिससे उनको अपने स्क्रैप को डिस्पोज करने में आसानी हो। ये थॉट प्रोसेस था कि यूज़र के लिए आसानी हो कबाड़ को बेचने में। किसी को कोई मेट्रो सिटीज़ में किसी के पास टाइम की अपनी कोई अवेलेबिलिटी नहीं है तो अपने टाइम के हिसाब से शेड्यूल कर सके। और दूसरी तरफ जो इतने हज़ारों लाखों स्क्रैप वेंडर्स हैं जिनको का कोई सिस्टम नहीं है, आज पहले और आज भी ऐसा है कि लोग ठेला लेके जाते हैं, उनको पता नहीं होता है कि उनको कितना स्क्रैप मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हमारा ये था कि स्क्रैप जिसको चाहिए उसको भी स्क्रैप मिल जाए प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से, और जिसको बेचना है उसके पास अपॉर्चुनिटी हो, रादर देन कि उसको डिस्पोज ऑफ करे, डस्टबिन में डालने की जगह उसको सेल कर सके या फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को दे सके। ग्रेट। मैं ना अभी भी एक चीज़ से क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ। ये एक ऐसा आइडिया है जिसमें आप सोच समझ के तो नहीं घुसोगे, कुछ तो पागलपन होगा, कुछ तो हुआ होगा कि यार मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ। मतलब लोग स्टार्टअप कंपनीज बना रहे हैं, टेक कंपनीज बना रहे हैं, या ये वो टाइम है जब जोमेटो, फ्लिपकार्ट एक बड़ी कंपनी स्केल हो रही थी। पेन पॉइंट कहाँ था, मतलब व्हाई डिड यू फाइंड दिस?
मैं बेसिकली बोलूँगा कि हर सबके लाइफ में ऐसा पहले भी होता है कि हमने ये भी किया था, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो उस अनसक्सेसफुल स्टोरीज से कोई बात नहीं करता, बट हमारे सबकी लाइफ में उन अनसक्सेसफुल स्टोरीज से हम बहुत कुछ सीखते हैं। हमने भी पहले कुछ काम थे हमारे, अच्छा। जब हम कर रहे थे, और उन सब करते करते उन काम के साथ हमें लगा कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो अनऑर्गेनाइज्ड है और इसमें कहीं से कहीं तक ऑर्गेनाइज्ड लोग नहीं है, बट इसमें बहुत चैलेंजेस हैं, और अगर कोई इन चैलेंजेस के साथ बात करेगा या काम करेगा तो इससे अच्छा खासा धंधा बना सकते हैं। जब भी आप स्क्रैप की बात करोगे लोग ये बोलेंगे इसमें बहुत पैसा है। अच्छा, ऐसा क्या? ऐसा आप किसी से भी बात करोगे तो बोलेगा पैसा बहुत है, बट आप उससे बोलोगे आप करोगे तो बोलेगा मैं करूँगा नहीं, काम हाँ, गंदा है। हाँ, तो जो काम गंदा होता है उसको हर कोई करना नहीं चाहता है। fair, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। हाँ, तो जब हम काम कर रहे थे तो हमने ये तो नहीं सोचा था कि हम कहाँ जाएंगे, ठीक है। बट हमें लगा कि एक ऐसा काम है जिसमें अपॉर्चुनिटी है, जो टेक्नोलॉजी हमें आता है उस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम इसको थोड़ा लोगों के लिए आसान बना सकते हैं, और फ्यूचर में ऐसा होगा कि लोग स्क्रैप की भी बात करेंगे। एक काम करते हैं, ये एक प्रोफेसर स्टूडेंट की जो स्टोरी है, इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत कम देखने को सुनने को मिलती हैं। आईआईटी चेन्नई में कुछ सुनी है हमने, बिट्स पिलानी में सुनी है, बट नॉट अक्रॉस द कंट्री। वाई? जब मैंने टीचिंग ज्वाइन की थी तो आई वाज ऑन 21। ओके। मेरे साथ जो स्टूडेंट थे वो ऑलमोस्ट मेरी एज के होते थे। तो एक तो ये होता था कि काफ़ी फैमिलियर रिलेशनशिप होता था। दूसरा, इनिशियली स्टार्टिंग से मैंने अपने आप को टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड रखा। इनिशियली जब हम 2004-05 में बात करते थे, मैंने 2005-06 में एक सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट की थी अपने कलीग्स के साथ मिल के, और हम 5-6 में हमने एक बंदे से साथ हम लोगों ने इनिशियली स्टार्ट किया था एज अ पार्ट टाइम, और हमने अराउंड 2009-10 तक करीब करीब 30 से 40 लोगों का भोपाल जैसी जगह में एक कंपनी 30-40 लोगों की सॉफ्टवेयर कंपनी बना ली थी। वो सब चीज़ें थी। स्टूडेंट के साथ काफ़ी अच्छा बाउंडेशन हमेशा रहता था। मैं जहाँ भी जिस भी कॉलेज में पढ़ाया तो मैं बच्चों को हमेशा मोटिवेट करता था कि यार प्रैक्टिकल अप्रोच रखो, अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखोगे तो कुछ ना कुछ कर लोगे लाइफ में। वो हमेशा रहता था। जब मैं किसी भी कॉलेज में रहा तो मैं लैब में घंटों बिताता था बच्चों के साथ उनकी ट्रेनिंग में। तो फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक के हर बच्चे के साथ जब मैं इतना टाइम बिताता था तो उनके थॉट प्रोसेस में होता तो प्रोग्रामिंग स्किल्स उनकी काफ़ी इंप्रूव हो जाती थी। अगर किसी के पास प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं तो वो सोच सकता है कि मैं इन स्किल्स को यूज़ करके कुछ बना सकता हूँ। जब मैं इस प्रोजेक्ट पे काम किया तो मेरे साथ मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट ही थे सारे। तो थॉट प्रोसेस था कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से कुछ बनाते हैं, पता नहीं था चलेगा कि नहीं चलेगा। तो स्टूडेंट्स के साथ काम किया। जो अनुराग मेरा को फाउंडर है उसके साथ सबसे अच्छा पॉजिटिव था कि वो बहुत डेडिकेटेड और बहुत पैसिनेट था। स्टूडेंट तो बहुत होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, सभी स्टूडेंट टीचर के लिए तो बहुत अच्छे होते हैं, बट कुछ होते हैं जो पैसिनेट भी होते हैं, डेडिकेटेड भी होते हैं, वो उतनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि स्टार्टअप आज के टाइम में सबको लगता है स्टार्टअप करना है, ग्लैमर है, लेकिन ठीक है, ग्लैमर तो बहुत कम है, फेलियर ही फेलियर। आप देखोगे सक्सेस रेशो तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारा ऐसे लोग हैं जो अनसक्सेसफुल हुए हैं। लेकिन जो उस पे फोकस्ड रहे, जो लगातार करते रहे। तो आपके भी पहली वर्जन में या पहले सालों में सक्सेस मिली या कैसा थी जर्नी शुरू के 1-2 साल? अगर मैं इस स्टार्टअप की बात करूं तो हम कबाड़ी वाला की बात करते हैं। हाँ, तो कबाड़ी वाला की हम बात करेंगे तो चूँकि ये स्टार्टअप अलग है, ये टेकवेज पूरा टोटली टेकवेज स्टार्टअप नहीं है। इसमें टेक्नोलॉजी से ज़्यादा ये मायने रखता है कि आपका ऑपरेशन और ग्राउंड पे आपको सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है। ठीक है। क्योंकि हमारे लिए टोटल सब्जेक्ट टोटली नया था। हम ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे थे जो टेक्नोलॉजी को समझते ही नहीं, जो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए टेक्नोलॉजी की समझ जीरो है। लेकिन वो डोमेन के बहुत एक्सपर्ट है, उनको पता है कि चीज़ों की क्या वैल्यू है, कैसे वैल्यू क्रिएट की जाती है। हमने जब वहाँ से स्टार्ट किया तो वो इनिशियल फेज़ में हमें लर्निंग, हम अपनी गलतियों से सीखे, हमने लॉस जनरेट किए, हमें हर चीज़ में लॉस। जैसे क्या गलतियाँ थी? जैसे एग्जांपल है कि जब हम स्क्रैप लेते थे तो कई बार ऐसा होता था कि हमने कोई मटेरियल प्रोक्योर किसी प्राइस पे किया और जब हम सेल करने गए तो हमें वहाँ सेलर ने बोला आपने ये मटेरियल गलत लिया है। ठीक है। या हमें उसकी नॉलेज नहीं थी, हो सकता है वो 50 रुपीज़ में पर केजी सेल होता, बट उसने हमें, चूँकि हमें नॉलेज नहीं है तो उसने हमें 30 बोल दिया।
20 रुपीज़ या 30 रुपीज़ पर केजी में ले लिया, हाँ। और हमने दे भी दिया, बिकॉज हमें इनिशियली नॉलेज ही नहीं है। ठीक है। तो ऐसे करके हम काफ़ी चीज़ों से सीखे कि चीज़ों के बारे में, डोमेन के बारे में जब जैसे जैसे नॉलेज हुआ, तो वो हमारा वो सब चीज़ें कम हुई, लॉसेस और वो सब। तो अब तो 10-12 साल हो गए हैं ये कंपनी चलाते हुए। जब शुरू के अर्ली इयर्स थे और अभी है, अभी व्हाट्स योर स्केल नाउ, लाइक लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो स्केल तो हम लगातार कर रहे हैं जैसे है, बट स्टार्टिंग और अभी के फेज़ में चेंजेस ये है कि अगर आप देखोगे तो वेस्ट मैनेजमेंट तो पूरा इंडिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। सो इनिशियली हमें चैलेंज नॉलेज या उस इन सब चीज़ों के होते थे। अभी ये होता है कि अभी भी पूरा कैश बेस्ड इकोनॉमी है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो कैश बेस्ड इकोनॉमी होने के कारण जो स्टार्टअप कल्चर है, बिकॉज हम कैश बेस्ड इकोनॉमी में तो काम कर नहीं सकते, तो वो हमें चैलेंजेस आते हैं कि उन चैलेंजेस से कैसे डील करते हैं। तो अगर वो चैलेंजेस नहीं होते तो हम हो सकता हमारी ग्रोथ अभी से 5 टाइम ज़्यादा होती, बिकॉज हम ऐसे चैलेंजेस के साथ काम कर रहे हैं कि अभी कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, उसे ना जीएसटी पे करना है, ना कोई उसको टैक्स पे करना है। हमको उसी मटेरियल में जीएसटी पे करना है, टैक्सेस पे करना है, हमको हर एक कंप्लाइंसेस को फॉलो करना है, जो भी गवर्नमेंट की कंप्लाइंसेस हैं। और वहीं एक अनऑर्गेनाइज प्लेयर, उसको कुछ भी कंप्लाइंसेस को फॉलो नहीं करना है, वो स्क्रैप लेगा और बेच देगा। आज की डेट में अगर सबसे ज़्यादा जीएसटी चोरी किसी चीज़ में हो रही है तो वो स्क्रैप में हो रही है। कितनी बड़ी मार्केट है और कितने मतलब लोग होते होंगे स्क्रैप में, कुछ आइडिया भारत में? भारत में अगर स्क्रैप की मार्केट की बात करें तो 90% मैं बोलूँगा कि मार्केट अनऑर्गेनाइज्ड है। और अगर मैं बोलूँ कि अकेले मैं भोपाल जैसे हम भोपाल में काम कर रहे हैं, भोपाल जैसे शहर की बात करें, सो अकेले 2000-3000 करोड़ का बिजनेस ईयरली भोपाल अकेला ही जनरेट करता होगा। अच्छा, हाँ, तो दैट्स ह्यूज बिजनेस। मतलब इट्स जैसा आपने सही बोला कि इसमें पैसा बहुत है लेकिन गंदगी है। मतलब कोई भी अपने बच्चे को ये नहीं बोलेगा कि कबाड़ी वाले का बिजनेस करना है क्या, बट पैसा है नहीं। अब जब से अगर हम बात करें बिफोर 2004 सिनेरियो, स्वच्छ भारत मिशन, बिफोर स्वच्छ भारत मिशन एंड आफ्टर स्वच्छ भारत मिशन, तो काफ़ी चेंजेस आया है। थॉट प्रोसेस में लोगों के काफ़ी चेंजेस आए हैं। वेस्ट मैनेजमेंट में अब बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज आ गई हैं, बिकॉज जब से सस्टेनेबिलिटी पे काम होना स्टार्ट हुआ है और जब से गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंज किए हैं, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं पिछले 5 साल में, जिसके कारण आज के डेट में हर बड़ा इन्वेस्टर या हर जो भी सस्टेनेबिलिटी में काम करना चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वेस्ट मैनेजमेंट के साथ कनेक्टेड है, आइदर बाय चॉइस और बाय फोर्स। बिकॉज ऐसे रूल्स आ गए, जैसे एक मैं बोलूँ कि ईपीआर करके एक रूल्स आया, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ईपीआर बाउंड करता है हर ब्रांड ओनर, मैन्युफैक्चरर और इम्पोर्टर को कि वो जो भी वेस्ट मटेरियल इम्पोर्ट या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं, दे यूज टू रिसाइकल इट, आइदर हिमसेल्फ और किसी और को आउटसोर्स कर सकते हैं। सो आपने एक और चीज़ बोली कि मेट्रो की प्रॉब्लम थी, या ये एक उस परिवार की प्रॉब्लम थी या उस फैमिली की प्रॉब्लम थी जिसके पास टाइम नहीं था, बट यू चोज टू स्टार्ट फ्रॉम भोपाल से स्टार्ट किया, या इंदौर गए आप, दिल्ली नहीं गए आप, बैंगलोर नहीं गए आप, पुणे नहीं गए, ऐसा क्यों? सो इनिशियली उसका कोई ऐसा रीज़न नहीं था, उस सिंपल रीज़न था कि हम भोपाल को बिलोंग करते थे। बिल्कुल ठीक है। हमारे पास इनिशियली कंसर्न्स थे, पैसा का कंसर्न था। तो जो हम भोपाल में कर सकते थे वो और किसी सिटी में मैनेज नहीं कर सकते थे। भोपाल हमारा होम स्टेट है, हम यहाँ पर चीज़ों को जानते हैं अच्छे से कि कम पैसे में कैसे काम कर सकते हैं, और धंधा तो आप कहीं भी क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज वो धंधा है। अगर आप छोटे शहर में कर लोगे तो बड़े में भी कर लोगे, बट अगर आप बड़े शहर से फ़ायदा ये होता कि इन्वेस्टमेंट जल्दी मिल जाता। इन्वेस्टमेंट क्यों चाहिए था आप लोगों को? सो बेसिकली, एंड लेट्स टॉक अबाउट फंडिंग आल्सो, कितना फंड रेज किया है, कौन है इन्वेस्टर्स और क्यों किया है? सो बेसिकली इन्वेस्टमेंट क्यों चाहिए उसका सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि कोई भी स्टार्टअप के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, और स्टार्टअप वो चाय का अगर कोई टपरी लगा रहा है वो भी एक स्टार्टअप है। अब स्टार्टअप को इनोवेट कैसे करना है वो बात होती है कि एक चाय का टपरी वाला ये सोचेगा कि अगर मैं चाय की टपरी से इतना पैसा तो बना लेता हूँ जिससे मैं अपना घर चला लेता हूँ। ठीक है।
अब उसके पास एक्स्ट्रा दिमाग है, उसके पास आइडियाज़ हैं, स्किल्स हैं। वो सोचेगा कि जब मैं एक चाय की टपरी से दिन का 1000 रुपये कमाता हूँ, तो क्यों ना मैं 10 चाय की टपरी बनाऊँ। Fair. तो वो काम करेगा कि कॉस्ट क्या लग रही है, एक चाय की प्याली में कितना पैसा लगेगा, Sure. उसको अगर मल्टीपल जगह है, उसको अपने एक बिज़नेस को ग्रो करना है तो कैसे करेगा। ठीक है। उसको पता है कि एक चाय की टपरी से 1000 रुपये बनाए जा सकते हैं। आपके लिए फंडिंग कितनी ज़रूरी थी? सो हमारे लिए रिसोर्सेज के लिए फंडिंग थी। जो हम टेक वेस्ट कंपनी बनाना चाह रहे थे, ठीक है। उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। आज के टाइम पे भी हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपेंस है हाँ, वो टेक्नोलॉजी में है। हाँ, हाँ, और हमें तब भी ऐसा लगता था और आज भी लगता है कि टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा फैक्टर है हाँ, फ्यूचर में काम करने के लिए। हाँ, और आज के टाइम में किसी भी टेक कंपनी को चलाने के लिए हाँ। आपको फंड्स की ज़रूरत है। आज भी हमारा सबसे बड़ा एक्सपेंसेस अगर किसी चीज़ में है तो वो टेक्नोलॉजी में है। कितनी बड़ी टीम है आपकी? वैसे तो हमारे पास 150 लोगों की टीम है। ठीक है। बट और ये कि क्या क्या वर्टिकल्स में, क्या क्या डोमेन्स में होंगे ये लोग? सो बेसिकली जैसे मैं आपको बोलूँ कि जो हमारी कोर टीम है, हाँ। ऑफिस टीम है, तो उसमें सबसे बड़ी टीम टेक्नोलॉजी की है। ठीक है। सो अभी हमने जो टेक्नोलॉजी में काम किया है वो ऐसा किया है कि इससे पहले जब हम काम करते तो हमारा खुद का इंफ्रा होता था। हाँ। हम किसी सिटी में जाते थे, अपना इंफ्रा करते थे, अपने व्हीकल्स करते थे, हायरिंग करते थे। ठीक है। फिर हमें लगा कि हम जो हमारा इनिशियल थॉट था कि हम लोगों को नेटवर्क क्रिएट करेंगे। हाँ। जो हमने इनिशियली कुछ के कारण हमने खुद से स्टार्ट किया। ठीक है। सो अभी हमने प्लान किया कि इसको अगर बड़ा स्केल करना है तो हाँ। हमें बहुत सारे पार्टनर्स की ज़रूरत होगी। ठीक है। तो हमने रिवर्स लॉजिस्टिक में, वेस्ट मैनेजमेंट में पार्टनर्स मॉडल लेके आए हम। अभी हमने 3 महीने पहले उसको लॉन्च किया है। सो उसमें ऐसा है कि कोई भी स्क्रैप वेंडर है किसी है। भी सिटी में हो, मेट्रो सिटीज़ में है, कहीं पर भी है, सो वो हमारा टेक्नोलॉजी ऐप डाउनलोड करेगा। ठीक है। उस टेक्नोलॉजी ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन होगा। जैसे ही वो पार्टनर एक्टिवेट होता है, वो सिलेक्ट करेगा कि वो उसको 1 किलोमीटर की रेडियस में काम करना है। ठीक है। तो उस 1 किलोमीटर की रेडियस में किसी भी यूज़र को अपना अगर स्क्रैप डिस्पोज ऑफ करना है तो वो हमारे ऐप के थ्रू। तो पार्टनर्स को लेकिन आप अट्रैक्ट कैसे करोगे? ये लोग तो इतने, ऐसा तो है नहीं है वो ढूंढ रहे हैं ऐप स्टोर पे या गूगल पे के हमें। ये हमारा सोचना है। अच्छा, ऐसा? ठीक है। हमें भी ऐसा लगता था जब हमने 13-14 में स्टार्ट किया, तब हमें लगता था, हम जब वहाँ से लोगों के कॉल्स आने शुरू हुए कि हमारा स्क्रैप उठा लो। नहीं, उठाने कस्टमर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं वहीं आता हूँ। अच्छा। सो सेम टाइम जब हमने पार्टनर्स के लिए काम शुरू किया तो हाँ। इनिशियली तो हमने ये किया कि हमने जस्ट डायल और दूसरी जगह से डेटा निकाला और लोगों से बात की जब हम 1-2 सिटीज़ में काम कर रहे थे। फिर धीरे धीरे वो सेल्फ लोगों को, जो लोग सर्च करते हैं आजकल, लोग रील्स और बहुत इंटरनेट को बहुत यूज़ करते हैं, और जो जिस काम के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है उसको वो कंटेंट मिलना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है। तो हमने सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजिंग या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तो यूज़ किया ही, प्लस साथ में हमने हमारी टीम्स को इन कुछ सिटीज़ में भेजा ग्राउंड सर्वे करने के लिए कि अगर हम लोगों को लीड्स देते हैं तो क्या वो करेंगे। सो दे आर हैप्पी कि यार अभी तो हमें ढूंढना पड़ता है ठेला लेके, अगर हमें खुद से बैठे बैठे मोबाइल पे लीड्स मिल जाएंगी तो और अच्छा है। तो वैसे स्टार्ट किया विद इन द पीरियड ऑफ 3-4 मंथ, बिकॉज ये हमारा जो मॉडल है वो, इसमें कोई अभी हमारा इनकम का सोर्स नहीं है। ठीक है। हमारा ये कि हम पहले स्प्रेड करेंगे फिर देखेंगे कि कैसे काम करना है। तो विद इन द पीरियड ऑफ 3-4 मंथ वी हैव अराउंड 1000+ पार्टनर्स। सो उनके साथ फिर हमने फिल्ट्रेशन किया कि कौन पिकअप्स कर लेगा, कौन किसी को लगता है वो दूर का पिकअप है या कम मटेरियल तो नहीं करेगा, या कोई डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं दे रहा है या डिले कर रहा है। तो ऐसे फ़िल्टर करते करते करीब 350 पार्टनर्स अभी तक हमारे एक्टिवेट पार्टनर हैं। और ऑलमोस्ट 10 सिटीज़ में जो हमारा खुद का बिजनेस है जो दाकाबाड़ी वाला के अंडर में, उसको को हटा के हम विद इन फिर लास्ट 3 मंथ में हम लोग 1000+ पिकअप्स कर रहे हैं इन 10 ये 300-200 और आपके कबाड़ी वाला उसमें वो जो आपका कोर बिजनेस है उसमें पिकअप आपके खुद के लोग होते हैं? खुद की। तो ये जो मैंने आपको 6-7 सिटी बनाई, हाँ जी, हाँ जी। इन 7 सिटीज़ में हम पार्टनर्स को यूज़ नहीं करते। ठीक है। इसमें हमारे ऐप पर टेक्नोलॉजी ऐप में प्लेटफॉर्म में कितने पिकअप एजेंट्स होंगे या कितने पिकअप क्या है हमारे इन हाउस? हाँ, इन हाउस। सो वी हैव अराउंड 25 व्हीकल्स। ठीक है। और हर व्हीकल पे 2 से 3 लोग रहते हैं। ठीक तो है। ये करीब 50+ लोग तो हमारा। जब आप मान लो नागपुर जैसे शहर में हो तो नागपुर शहर को आप क्या एरिया में बांटते हो या कैसे आपने पिन कोड्स वगैरह कैसे डिसाइड किया? इनिशियली तो हमारी जो टेक्नोलॉजी ऐप है उसमें सारे ऑप्शंस हैं। हम अगर ये भी चाहते हैं
किसी पर्टिकुलर पिन कोड, कुछ पिन कोड्स की एक्सेस हम किसी और स्क्रैप पार्टनर को देना चाहें तो हम दे सकते हैं। तो बट अभी इनिशियली जैसे हम नागपुर में काम कर रहे हैं तो हमने कुछ पिन कोड्स डाल दिए हैं। जब भी कोई कस्टमर ऐप को डाउनलोड करेगा तो वो उसको एक्सेसिबल होगा लीड्स को इनपुट करना। तो इस किसी भी सिटी में अगर हम जाते हैं तो हम स्पेसिफिक पिन कोड पे इनिशियली काम करते हैं। नहीं तो वो तो मैं समझ गया, लेकिन अब आपने बोला कि आपके अपने पार्टनर्स हैं, अपने पिकअप एजेंट्स हैं, एक शहर को एक्वायर करने में नागपुर जैसे शहर में या इंदौर जैसे शहर में कितना बड़ा स्केल लगता होगा? अगर स्केल की बात करें तो मैं बोलूँगा नागपुर इंदौर जैसे शहर में हज़ारों लोग काम करते हैं इस तरफ। हाँ, बट आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? हमारा जो स्ट्रेटेजी है, हम लोग का इनिशियली जो हमारा ऑन पोर्टल जो रिक्वेस्ट आती हैं, पिकअप्स आती हैं जो विदाउट एनी मार्केटिंग और वो सब क्या आते हैं, बिकॉज अभी तक अगर हम बोलें तो हमने बहुत मार्केटिंग पे एक्सपेंस नहीं किया, बिकॉज हम लोग का था कि हम लोग B2C में ग्रो करें या B2B में ग्रो करें। सो वो उस टाइम में हमने B2C पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया। अच्छा, फोकस नहीं किया। हाँ, बिकॉज हम लोग का ये था कि इन सिटीज़ में काम तो हम कर रहे हैं। B2C में चाहिए फंड्स। B2C में आपको मार्केटिंग करना है, आपको इंफ्रा करना है, आपके पास व्हीकल्स चाहिए, आपको लोग चाहिए। एट द सेम टाइम B2B में हमारे पास रिसोर्सेस कम रिसोर्सेस लगती हैं। तो हमें फंड्स को देखते हुए अपनी एक फाइनेंशियल स्थिति को देखते हुए डिसीजन लेना पड़ता है कि हमको किस चीज़ पे कितना फोकस करना है। तो B2C में हमने जैसे इंदौर की बात करें या भोपाल की, जैसे भोपाल में हम लोग 7 व्हीकल्स रन कर रहे हैं। अच्छा। 7 व्हीकल्स में हम लोग डेली अराउंड 150 पिकअप्स करते हैं। अच्छा, भोपाल में। ठीक है। और पिकअप की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। हाँ। तो हम लोग व्हीकल्स को मार्केट से हायर करके उठा लेते हैं। ठीक है। भोपाल तो चलो क्योंकि आपका होम ग्राउंड था, भोपाल में तो आप अब 10-12 साल से हैं। फ्रॉम स्क्रैप पिकर प्रॉब्लम टू नाउ द कंप्लीट वेस्ट मैनेजमेंट सोल्यूशन, इस स्ट्रैटेजी में मतलब ये किसका आइडिया रहता है? आपका आइडिया है कि अनुराग का आइडिया है, या और दोनों में आप लोगों ने रोल्स कैसे बांटे हुए हैं? कौन एग्जीक्यूशन करता है, कौन मार्केटिंग करता है? सो बेसिकली ऐसा है कि ऑपरेशन जैसे 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो ऑपरेशन और फाइनेंस मेरे पास रहता है, मार्केटिंग हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ, और जितनी भी बिजनेस रिलेशनशिप होती हैं या इन्वेस्टर्स के साथ कम्युनिकेशन हुआ, वो फिर अनुराग करता है। तो हम लोगों ने ऑपरेशंस हुआ, फाइनेंस हुआ, या ग्राउंड लेवल पे जो भी हमको डिसीजंस लेना है वो मेरे पास रहती हैं, और बाकी जो मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी वो सब हमारा अनुराग। फेयर। एंड शुरू में ऐसा भी हुआ होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और भी जुड़े होंगे साथ में, और आइडियाज़ भी बहुत सारे आए होंगे, तो कैसे फिगर आउट हुआ कि यार कि आप दोनों को ही आगे बढ़ना है, या कुछ पहले से पता था कि कंपनी बड़ी बनने वाली है, या बिजनेस पैक्ट था, या कुछ एग्रीमेंट था, कैसे? सो बेसिकली मुझे नहीं लगता है किसी स्टार्टअप को पता होता है कि वो 5 साल में कहाँ पहुँचेगा। हाँ। तो वो तो ये होता है कि जब हम इनिशियली काम करते हैं तो एक बिलीव होता है। हाँ। स्टार्टअप में कितने भी लोग हो सकते हैं। हाँ। लेकिन जिसके पास बिलीव होगा वो कोशिश करेगा कि मैं इसको एंड तक ले जाऊँ, छोड़ूँ नहीं। बिकॉज हमेशा ये बना रहता है हर स्टार्टअप के साथ कि कब ड्रॉप कर सकती हैं, क्योंकि हर्डल्स तो आती हैं, सबके पास आती हैं। एक वो पॉइंट आता है कि वो गिव अप कर देता है कि नहीं, अब मेरा हो गया, अब मैं नहीं और आगे बढ़ सकता। वो उस स्टेज को जो क्रॉस कर जाता है वो हो सकता है आगे बढ़ जाए, या हो सकता है उसके बाद गिव अप करे। सो वो स्टेज होती है। इनिशियली कुछ लोग थे, उन्हें अपने करियर के बेहतर ऑप्शन मिले, उन्होंने उसको चूज़ किया। अनुराग और हम थे, तो हम दोनों में ये था कि मेरे लिए ये था कि मैं आई एम द लास्ट वन, अगर करना होगा तो मैं लास्ट वन होगा कि गिव अप करूँगा। ठीक है। तो वो भी कभी मौका आया नहीं। मेरा जो को फाउंडर अनुराग, वो भी, हम लोग अगर हम बात करें कि हम लोग हार्ड वर्क में, मेहनत में, कमिटमेंट में, तो वो कमी नहीं है। जब ये सब चीज़ें पार्टनर्स में होती हैं तो जनरली चीज़ें आगे जाती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो आपके साथ काम कर रहे हैं उनको भी उनकी एक फैमिली और वो सब चीज़ें होती हैं, लाइबिलिटीज़ या करियर के बेहतर ऑप्शन मिल रहे हैं, तो वो लोग चले जाते हैं। तो ये तो नहीं कह सकते कि कौन कब जा रहा है, या किसी को पता नहीं है। आप जिस सेक्टर में हैं, इस सेक्टर में तो आई एम श्योर गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट रहता होगा आपको,
खासकर ऐसा आपने बोला स्वच्छ भारत और मध्य प्रदेश, तो उसमें तो ऐसे भी अब सबसे आगे रहता है। तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स मिलना या गवर्नमेंट सपोर्ट, एप्रिसिएशन, फंडिंग, व्हाटएवर, इसमें कहीं पे आपको कुछ सपोर्ट मिला है? सो बेसिकली मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो जब से स्वच्छ भारत मिशन आया, मतलब उसके बाद लोगों का काफ़ी नज़रिया वेस्ट के प्रति चेंज हुआ है। वो वेस्ट और वेस्ट पिकर के प्रति एक नज़रिया चेंज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बात करते हैं कि वेस्ट पिकर्स अगर अगर 2 दिन भी सड़कों से रैक पिकर्स और वेस्ट पिकर मटेरियल नहीं उठाएं तो आप सिटी में रहने लायक ही नहीं रहेगी सिटी। गवर्नमेंट 2014 के बाद गवर्नमेंट वेस्ट को लेकर काफ़ी सीरियस है। इवन मध्य प्रदेश में तो आप देख रहे हो कि इंदौर कई सालों से नंबर 1 आ रहा है। हाँ, हाँ। तो चूंकि अगर मध्य प्रदेश में एक शहर भी नंबर 1 आएगा तो दूसरी टॉप सिटीज़ भी कोशिश करती है कि हम भी उस कंपटीशन लाइन तो में है आगे ही, जाएं। हाँ। तो यहाँ पर लोगों में अवेयरनेस है। गवर्नमेंट स्तर पे जो भी गवर्नमेंट बॉडी है, आप किसी और स्टेट में जाओगे तो कई बार रहता है कि गवर्नमेंट में लोगों का वो एक लचर रवैया रहता है, बट मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में एक कंपटीशन है कि यार हमको इंदौर से आगे निकलना है इंटरनली। बट उससे आपको क्या सपोर्ट मिला? सो अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में या कहीं आप जाते हो और अगर लोगों का थॉट प्रोसेस है तो वो एक बाय डिफ़ॉल्ट एक बेसिक सपोर्ट मिल ही जाता है मेंटली। नहीं, बट आपको क्या इसमें बिजनेस में कुछ इम्पैक्ट आया कि आपको कि किसी एक म्यूनसिपैलिटी ने बोल दिया हो कि यार आप हम पीपीपी मॉडल में कुछ कर लेते हैं, ऐसी कुछ कॉन्वर्सेशन हुई? ऐसी कॉन्वर्जेशंस तो नहीं हुई, बिकॉज गवर्नमेंट के साथ कुछ अब चीज़ें होती हैं कि टेंडरिंग ही करना है। फिर दूसरी चीज़ें भी होती हैं कि उसको कैसे आगे लीगल और तरीके से कैसे आगे बढ़ाना है। और एज अ स्टार्टअप आपको पता है कि बहुत सारी कंसर्न्स होती हैं। सो वो कभी साथ में वो उस तरह से वर्क नहीं कर पाए। बट ऐसा होता है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें हम लोग, जैसे हम टेक्सटाइल वेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, या हमने बीच में थर्माकोल या हमने मैट्रेसेस के लिए काम किया था। सो उसमें हमने नगर निगम, कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जो नगर निगम के लिए कम्प्लीटली वेस्ट है, जो डंप साइड में ही जाना है। Fair. और हमें लगता है कि इसका कुछ रिसाइकलिंग या कुछ वैल्यू एडिशन हो सकता है, तो फिर हम कंटिन्यूसली नगर निगम के साथ काम करते हैं। कुछ रैक पिकर, जो नगर निगम में जितने भी रैक पिकर्स हैं उनके लिए कुछ प्रोग्राम्स रन करना है, तो वो हम उनके साथ काम करते हैं। सो अभी अगर हम बात करें तो आपका महीने का लगभग 100 टन का पिकअप होगा स्क्रैप। महीने का हम लोग करीब करीब 300 to 400 टन का 304 टन का पिकअप करते हैं। तो कितना प्रोपोर्शन ये B2C कस्टमर से आता है, एंड कस्टमर, कितना B2B से आता है? अभी एट प्रेजेंट ऑलमोस्ट 65 to 70% B2C से हमारा, बिकॉज B2C हमारा अदर मल्टीपल सिटीज़ में है। हाँ। और 30% अराउंड B2B चैनल से। और B2B चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, B2B कंपनीज, B2B कंपनीज, इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज, हाँ हाँ, वो 30-35% है। वो भी इन्हीं 7-8 सिटीज़ में है ऑब्वियसली जिन इसी- सिटीज़ में हम काम करते हैं, काम उन कर रहे सिटीज़ हो। में हम। तो और प्रॉफिटेबल कौन सा रहता है आपके लिए? सो बेसिकली स्क्रैप में प्रॉफिटेबल तो दोनों हैं। अच्छा। बट अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो B2C में रिसोर्सेज बहुत लगती हैं, बिकॉज B2C बहुत चैलेंजिंग है। रिवर्स लॉजिस्टिक में जब हम वेस्ट मैनेजमेंट में काम करते हैं, रिवर्स लॉजिस्टिक तो हर रिवर्स लॉजिस्टिक पे अभी काम कर रहा है। अगर आप देखोगे करंटली तो रिवर्स लॉजिस्टिक में कोई भी नहीं। लॉजिस्टिक में, फॉरवर्ड लॉजिस्टिक में सब हैं, रिवर्स लॉजिस्टिक में बहुत कम लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो रिवर्स लॉजिस्टिक वैसे भी चैलेंजिंग है और वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। सो B2C में प्रॉफिटेबल मार्जिन्स काफ़ी अच्छी हैं, अप टू 50% तक प्रॉफिट है, बट उसमें कॉस्ट का काफ़ी फैक्टर होता है। B2B में चीज़ें फिक्स होती हैं, मार्जिन्स कम होंगे बट क्वांटिटी इतनी होगी और रिसोर्सेस इतने कम लगेंगे आपके कि आप उसमें अगर 10% या 5% प्रॉफिट मार्जिन पे भी काम कर रहे हो तो आप सर्वाइव कर जाओगे। B2C में आप 50% पे भी कर रहे हो, बट अगर आपकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, अगर आपके पास पिकअप ही नहीं, इनिशियल स्टेज में बहुत दिक्कत होती है। अगर हम किसी सिटीज़ में जाके काम करते हैं इनिशियल स्टेज में, तो वहाँ होता है कि हम लोग 1 साल तक तो लॉस ही खाते हैं, बिकॉज वहाँ पिकअप्स ही नहीं है। लोग अवेयर होते हैं, धीरे से फिर रिक्वेस्ट डालते हैं। फिर इतना बड़ा शहर होता है, जैसे आपने बोला कि बड़े शहर में कैसे काम कर सकते हैं, तो सिटी इतनी स्प्रेड आउट होती, तो हम लोग एक 5 या 10 किलोमीटर की रेडियस से काम शुरू करते हैं। बिकॉज किसी भी एक वेंडर के लिए पूरे सिटी को कम्प्लीटली ऑक्यूपाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और कॉस्ट बहुत है। इसीलिए हमने सेकंड मॉडल पे गए कि हम पार्टनर्स को बनाएंगे, उनको इनिशियली फर्स्ट फेज में पहले 1 साल में हम उनको पिकअप्स देंगे। जब उनके पास काफ़ी अच्छे नंबर से पिकअप्स आ जाएंगे तो हम सेकंड फेज़ में उनके पास जाएंगे कि आप किसी न किसी को तो सेल करते हो, अगर हम आपको बेटर रेट देते हैं तो क्यों ना आप जितना माल कलेक्ट कर रहे हो वो हमें बेचो।
तो अभी हम इंडिविजुअल यूज़र को सर्विस दे रहे हैं, फिर हम इसके पार्टनर्स को सर्विस देंगे। सो थोड़ा फंडिंग के बारे में वापस बात करते हैं कि आपके कौन इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने क्या थीसिस पकड़ी और अगले 3 साल के क्या प्लान्स हैं आपके? सो बेसिकली इनिशियली हम लोग ने, जब हम मध्य प्रदेश का यहाँ पर बीनेस्ट करके एक इंक्यूबेशन सेंटर है, तो हमने जब बीनेस्ट ज्वाइन किया था तो वहाँ पर कंटिन्यूसली स्टार्टअप्स की चीज़ें होती थी। तो एक बार जब स्टार्टअप प्रेजेंटेशन में हमें मुंबई में जो हमारे फर्स्ट एंजल इन्वेस्टर्स थे, भूषण गजारिया, उनके साथ हमारा पिच हुआ। दे आर इंटरेस्टेड कि ये चीज़ अच्छी है, इस पे पैसा बनाया जा सकता है और फ्यूचर में इस पे काम होगा। सो उन्होंने उनके कुछ और एंजल इन्वेस्टर से कनेक्ट करके हमें फर्स्ट फंड दिया। कितना बड़ा फंड साइज 2019 में था हमारा, 2018 हाँ 19 में था, अराउंड 3 CR पे डिस्कशन हुआ था, क्लोज हुआ था। बट कोविड आया 19 में, तो वो 2 ट्रांजेक्शन में आना था हमारा फंड। ठीक है। तो कोविड की वजह से थोड़ी चीज़ें आपने देखा कि कोविड में सारी चीज़ें बंद हो गई, तो वो एक सेटबैक था कि हमें 1 साल 1.5 साल 2 साल हमें बहुत दिक्कत हुई। फिर हमने अपने उस कोविड के सिचुएशन के बाद फिर हमने धीरे धीरे रिवॉल्व किए चीज़ों को, बिकॉज हमारा स्टार्टअप ऐसा था कि हमारा सारा काम कोविड में बंद हो गया था। बिकॉज हमारा पूरा काम ऑपरेशन पे बेस्ड होता है, हमारी जो इनकम है वो प्रोक्योरमेंट पे आती है। बिल्कुल। और कोविड में कोई भी फ्लीट मैनेजमेंट या कोई भी ग्राउंड वर्क ऑलमोस्ट अलाउड ही नहीं था। तो वो उसके 2 साल तक हमारा काफ़ी बिजनेस इम्पैक्ट हुआ। फेयर। तो वो पहला फंड जो था फर्स्ट ट्रांच आया, सेकंड नहीं आया? सेकंड ट्रांजेक्शन भी आया, लेकिन आया। वो इशू ये था कि हमारे एक्सपेंसेस तो बराबर थे, बिल्कुल बिल्कुल, बट प्रॉफिटेबल नहीं, मतलब हम लोग एक्सपेंड तो कर रहे हैं, हम लोग सैलरीज दे रहे हैं, हम वेयर हाउसिंग के रेंट्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, बट वो 2 साल हमारे पास बिजनेस नहीं था। ठीक है। तो वो हम उस फंड को ना जितना बेटर तरीके से और इनिशियली यूटिलाइज कर सकते थे, वो कर नहीं पाए। तो उसके बाद आपने नेक्स्ट राउंड रेस किया 2022 22 में। 2022 वो कितना बड़ा राउंड था और वो किस इन्वेस्टर्स ने? वो हम लोगों ने रूट वेंचर्स है मुंबई में, Okay. उनसे इन्वेस्ट किया था। 2 मिलियन का राउंड था वो। ओके, 2 मिलियन इन्वेस्ट किया उन्होंने? $2 मिलियन का था, तो उन्होंने कुछ इन्वेस्ट कर दिया और कुछ अभी इन प्रोसेस में चल रहा है। फेयर। और उनकी थीसिस भी वेस्ट मैनेजमेंट, और क्या उस थीसिस और अगले 3 साल के हिसाब से आप कितने शहरों में प्लान कर रहे हैं या उसी शहरों में डीप जाने का प्लान कर रहे हैं? तो दोनों चीज़ें हैं। एक तो जो मैंने आपको बताया कि हमारा थॉट प्रोसेस था कि हम डीप पेनिट्रेट करेंगे। दूसरा हमारा था कि हम रिसाइकलिंग पे, वैल्यू एडिशन पे फोकस करेंगे, बिकॉज वेस्ट केवल प्रोक्योरमेंट से पे ख़त्म नहीं होता है, उसका सेग्रीगेशन होता है, उसमें वैल्यू एडिशन होता है ताकि आप रिसाइकलर को बेटर क्वालिटी दे सको। तो वो हमारा प्लान है, वो उसमें हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और तीसरा जो मैंने आपको बताया कि हमने एक टेक्नोलॉजी, एक सिस्टम बनाया है, पिछले हम 1-2 साल से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। अभी हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, अब हम इसको दूसरे लोगों के लिए, अदर अलग अलग सिटीज़ में जितने भी वेस्ट पिकर हैं, सो मतलब वेस्ट पिकर लाखों करोड़ों में है, और उनके पास कोई टेक्नोलॉजी, कोई सिस्टम नहीं है कि किसी तरह उनको पिकअप्स आए। आज भी वही, मतलब हर चीज़, अब कोई कॉमर्स आ गया है, ई कॉमर्स के बाद कोई कॉमर्स आ गया है, लेकिन वेस्ट में आज भी वो ठेला लेके जाएगा, उसको नहीं पता कि आज उसको वेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो आपकी स्टोरी, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि बहुत ही इम्पैक्टफुल है, एक प्रोफेसर स्टूडेंट की स्टोरी। तो ये तो अब तो आप लोग काफ़ी पॉपुलर हो, द कबाड़ी वाला। तो भोपाल में तो फेमस होंगे, भोपाल के क्या बच्चे, नए स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स आप लोगों के पास आते हैं, एडवाइस मांगते हैं, या वो जर्नी कैसी है 2012-13 की जर्नी और अभी की उसमें सिस्टम में, कि आपको दिख रहे हैं कि ऐसे प्रोफेसर स्टूडेंट जोड़ियां बन रही हैं या नहीं बन रही हैं? सो मैंने तो, मतलब फ्रेंकली इंडिया में मैंने नहीं, पहले भी नहीं सुना और अभी भी रिसेंटली नहीं सुना है। मैं मतलब हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं उस तरह से एज अ स्टूडेंट प्रोफेसर का तो नहीं सुना, बट होगी ऑब्वियसली, ज़रूरी नहीं कि हर स्टोरी लोगों तक पहुँचे। सो है। और अब 2012-13 के कंपैरिजन में अगर हम आज की बात करें तो लोग बहुत अवेयर हैं, मतलब जिस हिसाब से नॉलेज और टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर अपने घर की बात करूं तो मेरे घर में मेरा भतीजा है, 6th क्लास में है, वो IoT पे काम करता है, वो नाइट लैम्प्स और कुछ छोटी मोटी खिलौनों की गाड़ी घर में बना लेता है, 6th क्लास का बच्चा। तो टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी
का जो लाइफ स्पान है ना वो बहुत कम होता जा रहा है। Fair, fair. पहले हमने कोई नॉलेज ले लिया तो वो हम 56-70s में लोग बोलते थे पूरी लाइफ कट जाएगी। स्कूल में पढ़ाते थे जो टीचर होते थे। आज हम कोई भी नॉलेज गेन करते हैं तो हमें नहीं पता इस नॉलेज की लाइफ कितनी है। Fair. अभी व्हाट्स योर नेक्स्ट 3 ईयर प्लान फॉर कबाड़ी वाला? बेसिकली हम 2-3 प्लान्स पे काम कर रहे हैं। एक रिसाइकलिंग की तरफ, वैल्यू एडिशन की तरफ जाना, डीप पेनिट्रेट करना सिटीज़ में, और तीसरा है कि जो हमारा और इसको कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ लेट्स से कुछ आपने अपने प्रोजेक्शंस बनाए होंगे, नंबर ऑफ कस्टमर्स या नंबर ऑफ रेवेन्यू या नंबर ऑफ टनेज, वो क्या लग रहा है अगले 3 सालों में कहाँ पहुँचेंगे? तो 3 साल में हमारा है कि हम एटलीस्ट हर ईयर 3x ग्रो करें। ठीक है, तो हमारा वही है कि अगले 3 साल में 100 CR तक हमें टर्नओवर को रीच आउट पहुँचाना है। Very good, yeah, very good. No, I think it's wonderful. Thank you, sir. And I personally hope कि इंडिया में ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हों, प्रोफेसर स्टूडेंट की स्टोरीज़, क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि स्टूडेंट्स शुड कंसिडर एंटरप्रेन्योरशिप एज देयर फर्स्ट करियर चॉइस, एंड उसको सपोर्ट करने के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम जो होता है वो प्रोफेसर का होता है, कॉलेज का होता है, यूनिवर्सिटी का होता है। फ्रॉम लोग बोलते हैं बोर्ड रूम से बिजनेस बनते हैं, टाइम हैज़ कम के क्लासरूम से बिजनेस बने, एंड दैट्स अ रियल लाइफ एग्जाम्पल हेयर। थैंक यू एंड वॉच दिस स्टोरी गाइज, spread it not only in your student network, spread in your faculty network, professor network, college network. That's here we have Kavinder sir and Anurag, both of them. Share this story with everyone. All the best. Thank you. Thank you.